अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को फिर आड़े हाथों लिया, चकवाल का दौरा किया, कई प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया, लेकिन उनका निशाना था अपोजिशन पर। उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन इस्तीफ़े देती है तो उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने दोबारा से बात को रीट्रेट किया, दोहराया कि अपोजिशन चाहती है कि जो आर्मी है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दे। अब ये बात अपनी जगह पे। दूसरी तरफ लाड़काना में कल पीपल्स पार्टी का पावर शो है, उसमें शिरकत के लिए मरीम नवाज़ पहुंच गई हैं और मरीम नवाज़ ने इंतहाई अहम ऐलान जो शहबाज शरीफ पहले कर चुके थे दोबारा किया कि शहबाज शरीफ अगर अपने भाई के साथ वफादारी ना करते तो उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जा सकता था अगर वो गद्दारी करते तो अब ये भी अपनी जगह पे मौजूद है सूरत हाल। लेकिन कल जो पीपल्स पार्टी का पावर शो होगा उस पर शिरकत नहीं करेंगे, वो हैं मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान ने माजरत कर दी है। अब इस पर भी चेमागोइयाँ हो रही हैं, बातें हो रही हैं। आज के इनसाइट पे इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे इन तमाम अहम इशूज़ पर। प्रोग्राम में शामिल होगा सोयाबीन के जो जहाज़ है उधर डिस्चार्ज से जो लोगों की ज़िंदगी को मुतवक्का ख़तरा है उस पर भी बात होगी। हमारे ब्यूरो चीफ कराची हमें ज्वाइन करेंगे। और आखिर में किसानों का जो मामला है, जो खाद पे सब्सिडी मिलनी थी DAP की बोरी पे, उसके बाबत भी बात करेंगे आज के इनसाइट में। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू होगा डॉक्टर मोईद पीरज़ादा से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सर थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, देयर इज़ नो डल मोमेंट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है और चीज़ें डेवलप होती रहती हैं। अब कल बेनज़ीर की बरसी है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पावर शो है और मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ की बेटी मरीम नवाज़ वहाँ पे शिरकत करेंगी। अब PDM के सरबराह है वो नहीं जा रहे, उसकी भी आपसे खबर लेंगे। लेकिन जाते जाते मरीम नवाज़ ने 2-3 इंतहाई इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक तो वही बयानिया जो पहले था उसको दोबारा से उन्होंने रीइंफोर्स किया कि अगर मेरे चाचा गद्दारी ना करते, यानी उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ से अगर जो उनकी लॉयल्टी है वो अगर ना होती तो वज़ीर आज़म बन सकते थे। ये बयान पहले शहबाज साहब ने भी कहा था, अब मरीम की तरफ से ये आना। और दूसरा जो नेशनल डायलॉग वाला है वो भी। लेकिन मैं वन बाय वन आपसे चाहूँगा कि पहले ये जो प्राइम मिनिस्टर वाली बात है शहबाज शरीफ वाली, इसका क्या ये मुसलसल अब तवातुर से आ रही है, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब को हमेशा एक कंसेंसस कैंडिडेट या एक कॉन्सिलिएटरी कैंडिडेट समझा गया है। जब वो सऊदी अरब में एग्ज़ाइल में थे और वो सऊदी अरब के एग्ज़ाइल में थे उस वक्त भी उनकी जनरल मुशर्रफ की टीम के साथ रबते थे। ब्रिगेडियर नियाज़ होते थे लंदन में, वो उनसे मीटिंग्स करते थे। मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ मेरी बहुत मुलाकात थी लंदन में। और शहबाज शरीफ साहब, ये बहुत ज़रूरी है बताना कि वो हमेशा पाकिस्तान के बारे में बहुत सोचते थे और उनका कभी भी वो वाला रवैया, वो एटीट्यूड जो था उस वक्त भी नहीं था। जनरल मुशर्रफ की तरफ भी नहीं था, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी नहीं था, पाकिस्तान की तरफ भी नहीं था। और ना ही उनके ऊपर कभी ये इल्ज़ाम लगा कि उनके कोई ऐसे बैरूनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के साथ असर रसूख रहे हों जिन्होंने उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई हो। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जनरल मुशर्रफ और उनकी टीम बहुत चाहते थे कि शहबाज शरीफ साहब को कोई ना कोई रोल मिले और नवाज़ शरीफ साहब को रोल वो नहीं देना चाहते थे। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने उस चीज़ को नहीं होने दिया। उस वक़्त बड़े शरीफ साहब भी पहले ताहयात थे, खैर उनकी बाद में फिर रहलत भी हो गई। लेकिन और शहबाज शरीफ साहब में किसी हद तक एक रंजिश भी रही कि नवाज़ शरीफ साहब ने उनको एक लार्जर रोल से रोका। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने अपनी फैमिली के डिसिप्लिन को और जो उनकी एक फैमिली की एक अफेक्शन है इंटरनल, उसको उन्होंने कभी भी वायलेट जो है वो नहीं किया है। तो गालिबन मरीम नवाज़ साहिबा का इशारा वहाँ से, वो जो पूरी 15 बरस की तारीख है वो उसकी तरफ उनका इशारा जाता है। अभी भी अगर आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है गुज़िश्ता 2016 से, जब से पनामा का स्कैंडल आया है और अब उस बात को 4 बरस गुजर गए हैं, 4 बरस से ज़्यादा हो गया उसको। इस 4 बरस में कभी भी उनका जो नैरेटिव है उनका और हमज़ा का, और उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उनकी जो पोजीशन है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, वो कभी भी उस तरह की नहीं रही है जैसी कि नवाज़ शरीफ साहब की रही है। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल, डॉक्टर साहब यहाँ पे जब ये था कि इतना ही इनकी अपने भाई के साथ लॉयल्टी है, जब तारीखी इस्तकबाल का मौका था, जब नवाज़ शरीफ और मरीम साहिबा आ रहे थे लंदन से, तो वो एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके थे। इस पे बहुत सवाल उठते हैं जी। अब देखिए उसकी अब उस पर एक तो ये है ना, जो इल्ज़ाम लगाया जाता है उनके ख़िलाफ़, PMLN के बाद हल्के भी लगाते हैं, PTI के लोग भी लगाते हैं कि वो चाहते ही नहीं थे कि वो एयरपोर्ट तक पहुंच पाएँ और ये एक तरह से स्क्रिप्टेड था उनका सारा शो। और दूसरा ये है कि अच्छा, अगर वो एयरपोर्ट पहुंच भी जाते, ये भी देखिए सोचने की बात है, अगर वो एयरपोर्ट के करीब पहुंच भी जाते तो क्या हो जाता। हमारे यहाँ एक बहुत सी पेडेस्ट्रियन थिंकिंग है, एज इफ़ के आप कहीं किसी बिल्डिंग तक पहुंच जाएंगे या प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंच जाएंगे, या प्राइम मिनिस्टर को, जैसे PTI 2014 में एक नैरेटिव बनाया हुआ था, अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल भी हो जाते
लोग, तो क्या होना था? क्या एक मॉडर्न रिपब्लिक में अगर आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में आके घुस जाते हैं तो आपके खिलाफ मुकदमे ही होंगे, बाद में आपका अरेस्ट ही होगा, स्टेट और गवर्नमेंट कोलैप्स थोड़ा कर जाएगी। ये कोई छोटी सी टिन पॉट रिपब्लिक थोड़ा है एक शहर वाली, जहां पर आपने हुकूमत को निकाल दिया, ये कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। तो अगर शहबाज शरीफ साहब की तो एक्सप्लेनेशन यही है कि वो इसलिए नहीं पहुंच पाए कि रेजिस्टेंस थी, रास्ते में रुकावटें थी। अगर पहुंच जाते तो फवाद क्या कर लेते? आप खुद सोचें, जितने भी इंटेलिजेंट लोग सुन रहे हैं, क्या हो जाता अगर वो एयरपोर्ट तक पहुंच जाते? फिर क्या हो जाना था? सर देखिए, इसमें अगर फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल होता, पूरा लाहौर उमड़ कर आ जाता, इतना साल 30 साल हुकूमत की है, दोनों भाइयों में एक इत्तेफाक इत्तेहाद हो जाता। देखिए वैसे बात तो आपकी है कि पीटीवी में गए थे तो क्या हुआ, मुकदमों के अलावा तो कुछ नहीं हुआ ना, पीटीवी के तो अंदर चले गए थे लोग, ठीक है ये है, लेकिन एक सिंबॉलिक चीज़ तो चली जाती है, जेस्चर। अगर अवाम का सैलाब आ जाता तो फिर तो पावर्स टू बी दे, उनकी सोच तब्दील हो जाती है। अगर बहुत तारीखी इस्तकबाल हो जाता, जिस तरह बेनज़ीर साहिबा आई थी 10 अप्रैल 1986, तो वो तो द होल टाइड चेंज्ड। देखिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अमेरिका के साथ और जनरल ज़ियाउल हक के साथ एक समझौता, एक टैसिट एग्रीमेंट के साथ आई थी। जाहिर है उनको लाहौर में लैंड करके इतना बड़ा जलसा करने की इजाज़त जनरल ज़ियाउल हक की मिलिट्री रजीम ने तब दी जब उनको कुछ रीअश्योरेंसेस दी गई थी कि वो कोई भी इस मिलिट्री रजीम के ख़िलाफ़ कोई भी स्टेप जो है वो नहीं उठाएंगी। और उन्होंने स्टेटमेंट ज़रूर दी कि मैं चाहूँ तो गवर्नर हाउस पे कब्जा कर लूँ। अब अगर गवर्नर हाउस पे कब्जा कर लेती तो क्या होता? उसके बाद फिर उनकी वो जो टैसिट एग्रीमेंट थी रिटर्न की, जो अमेरिका ने मेडिएट करवाई, जनरल ज़ियाउल हक तो ज़ाहिर है उस वक्त अमेरिका के साथ बहुत क्लोजली वेडेड थे, और मोहतरमा जो बेनज़ीर भुट्टो थी मरहूम, उनको आप देखिए उन्होंने बड़ी कैदोबंद की सोबतें काटी, स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 1977 से लेके जब वो आई हैं वापस पाकिस्तान में 1985-86 के टाइम पीरियड में उन्होंने शादी की, फिर वो आई और उनका एक फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल हुआ। उस टाइम पीरियड में वो अपनी तमाम पॉलिटिकल एनर्जीज़ को एग्जॉस्ट कर चुकी थी। उस वक्त 5 और 3 8 बरस गुजर चुके थे। 8 बरस में उन्होंने जो है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दी, खून की नदियाँ दरिया बहाने की बात की, जो उनके भाई जो हैं उन्होंने जुल्फ़िकार बनाई, जहाज़ अगवा हुआ, बंदे को मार दिया, बहुत कुछ हुआ। लेकिन इन द एंड उनको ये पता चला कि वो सिर्फ दीवारों से टकरा रही हैं और उनको एक एग्रीमेंट और उनको एक कॉन्सिलिएशन चाहिए, जो अमेरिकन ने उनको दिलाई। और फिर उसके बाद आपने देखा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जिसको लोग डिस्कस नहीं करते कि कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने उसको रेनोवेट किया, एक नई पीपीपी की। जितने भी सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट और एंटी अमेरिकन वॉइसेस थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो 70s से चली आ रही थी, उन सबको उन्होंने पीछे किया और वो एक नई लीडरशिप लेकर आई जो एमिएबल थी और वो एंटी अमेरिकन नहीं थी। इसी तरह उनकी वफात के बाद, उनकी असैसिनेशन के, उनकी डेथ के बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने तीसरी दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को री इन्वेंट किया। और जितने लोग बेनज़ीर भुट्टो के करीब थे, जैसे डॉक्टर सफ्दर अब्बासी थे, नाहिद थी और बहुत से लोग थे, मखदूम अमीन फ़हीम थे, उन सब लोगों को पसे पुष्ट डाल दिया गया। और उसमें मेरे ख्याल सिर्फ शहरी रहमान ही थी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भी करीब थी और वो बाद में आसिफ अली जरदारी की भी करीब रही हैं। वरना तो इसे कहते हैं उनकी सारी पार्टी पॉलिटिक्स की डायनामिक्स चेंज हो गए। डॉक्टर साहब बड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी आपने दिया, और जो पहले हमारा कहा जाता है कि 3 एज होते हैं हमारी पॉलिटिक्स में, बहुत असरअंदाज होते हैं, एक अलमाइटी है, अमेरिका है और आर्मी है। तो आजकल की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है? और इसी से मेरा जुड़ा सवाल है, जो ये नेशनल डायलॉग की बात हो रही है, जिसको मरियम साहबा कह रही है कि हम नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर रहे हैं, दुरानी साहब का भी जाना, और ये बात, ये क्या डीप स्टेट की तरफ से चीज़ आ रही है, नैरेटिव आ रहा है कि जी अब डायलॉग की ज़रूरत है, जो इंटरनेशनल सूरत हाल है, पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, तो यहाँ पे पावर्स टू बी, उनका क्या रोल है? फौद एक तो जो है ना कि जो 3 एज थे उसमें से एक कम अज़ कम जो है वो डिस्प्लेस हो गया है। आज पाकिस्तान की दाखिली सियासत में अमेरिका का असर रसूख वो नहीं है जो अमेरिका का असर रसूख यहाँ पे तारीख़ी तौर पे रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद से और फिर इस खत्ते में जो तब्दीलियाँ हुई हैं, कम अज़ कम 2 बड़ी वाज़ेह तब्दीलियाँ हैं। एक तो ये है कि चूँकि अमेरिका बहुत ही क्लोज स्ट्रेटिजिक एलाय बन गया हिंदुस्तान का, और एक ऐसे वक्त में बना जब वहाँ पर हिंदुत्व की एक नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की और आरएसएस की एक इंतहाई फैशिस्ट, इंतहा पसंद हुकूमत आ गई, और उन्होंने जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट था उसको बहुत उन्होंने वाज़े कर दिया, बहुत नुमायाँ कर दिया। इससे पहले जो एक फिक्शन चल रही थी 9/11 के बाद से कि अमेरिका के साथ साथ हिंदुस्तान भी पाकिस्तान का दोस्त हो सकता था, पाकिस्तान में तो सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मजहबी इंतहा पसंद हिंदुस्तान के साथ दोस्ती के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे थे। इल्ज़ाम ये था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं चाहती कि हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात हों, और वो जब भी कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो वो कुछ कर देते हैं, कभी उड़ी कर देते हैं, कभी
पठानकोट कर देते हैं। वो जो सारा नैरेटिव था, उस नैरेटिव में चूंकि अब हिंदुस्तान और अमेरिका में एक एकोमोडेशन हो चुकी थी, तो अमेरिका उस नैरेटिव पे डिपेंडेंट था। जब वो नैरेटिव टूटा है, वो टूट रहा है, जैसे अब EU डिसइंफॉर्मेशन लैब, पाकिस्तान का डोसियर, कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी, तो अमेरिका का भी जो सियासी असर रसूख था पाकिस्तान के अंदर, उसमें एक कमी आई है। बिकॉज अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट चूंकि हिंदुस्तान के साथ बड़े वाजे हो गए और खित्ते में पाकिस्तान और चीन के एक इंटरेस्ट सामने आए, तो आज अमेरिका का पाकिस्तान की दाखिली सियासत में वो इन्फ्लुएंस नहीं है। गो कि अमेरिका से नथी जो ज़राए अबलाग हैं, बरतानवी और अमरीकी और यूरोपियन ज़राए अबलाग हैं, वो आप देखें कि एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एक प्रो अपोजिशन नैरेटिव और एंटी इमरान खान नैरेटिव को पेडल करते हैं। आप जो भी पब्लिकेशन उठाएंगे, फॉरेन अफेयर्स हो या फॉरेन पॉलिसी हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, BBC हो, डूशे वेले हो, तो आपको एक जॉइंट अटैक जो है वहाँ पर नज़र आएगा। लेकिन वो अब वो मौसर नहीं रहा है पाकिस्तान में। अभी तक लोग इसको समझ नहीं रहे। अभी भी लोग कहते हैं BBC ने ये लिख दिया, फॉरेन पॉलिसी ने लिख दिया, वो मौसर नहीं रहा। आज से 5 या 6 साल पहले ये पब्लिकेशंस और ये नैरेटिव मौसर था। तो 3 A's में से एक A उड़ गया है, अब यहाँ पे A और AAC हो गया है यहाँ पे। अब चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो इस्लामाबाद में बढ़ गया है यहाँ पहले से। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, आप उसको एक दफा फिर अगर दोहरा दें, डायलॉग वाला, आप इसके बाद क्या उसकी PDM पे क्या जी, और ये डायलॉग वाली जो ग्रैंड डायलॉग में जो मोहम्मद अली दुरानी वाले जी, मोहम्मद अली दुरानी साहब की, चूँकि वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, और उनकी एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तक उनकी रसाई भी रही है, उनको समझा भी गया है, प्लेयर हैं वो। अभी भी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो पीर पगाड़ा का है उसका हिस्सा है, उसके सेक्रेटरी जनरल हैं गालबन, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के, और GDA का हिस्सा है। और GDA पे भी यही इल्ज़ाम है, यही तासुर है, परसेप्शन है कि वो भी एक इस्टेब्लिशमेंट की क्रिएशन है। इसलिए ज़ाहिर है बहुत से लोग ये समझते हैं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब ने जो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और जो कुछ उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, इसके पीछे एक इस्टेब्लिशमेंट की सोच है कि एक रिकॉन्सिलिएशन होनी चाहिए और शहबाज शरीफ साहब को उस रिकॉन्सिलिएशन का हिस्सा होना चाहिए ताकि टेंशन्स में कमी हो और मौलाना और मरियम का जो एक अलायंस है उसको सड़कों पे आने से रोका जाए। ये एक थिंकिंग है, ये एक कमेंट है। दूसरी तरफ से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनसे मैं मिला हूँ जो समझते हैं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब ज़ाती तौर पे अपने आप को लेवरेज कर रहे हैं और अपनी अहमियत को बढ़ाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी क्लियर नहीं है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब की आवाज़ उनकी और पीर पगाड़ा ही की आवाज़ है या इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट जो है खड़ी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पर एक दो चीज़ें हैं कि अगर शहबाज शरीफ बाहर आते हैं तो इसका मतलब है कि ये कंसंट्रेटेड और सोची समझी एक मूव होगी, क्योंकि शहबाज शरीफ ने भी पैगाम ये दिया है कि मैं जेल में बैठकर क्या ग्रैंड डायलॉग करूंगा या क्या रिकन्सिलिएशन करूंगा। अब शहबाज शरीफ अगर बाहर आते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक वाज़ेह पैगाम होगा। दूसरा, आपने मौलाना और मरियम की बात की, कल PDM का जलसा है, मरियम जा रही हैं वहाँ पे। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान, यहाँ पे कुछ फासले आ रहे हैं। मौलाना की अपनी जमात में कू हो गया है, मौलाना बाहर इस्तीफ़े और बाहर लोगों को कर रहे थे, उनकी अपनी जमात में गड़बड़ हो गई है, यानी उनका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, जो गवर्नमेंट के वजीर बड़े मज़े ले लेकर बात कर रहे हैं। तो इन दोनों कॉन्टेक्स्ट पे ज़रा मैं आपका तज्ज़िया और तबसरा मैं चाहूँगा। देखिए, पहली बात है कि 27 दिसंबर का जो जलसा हो रहा है अंदरून सिंध में, वो PDM का जलसा नहीं है। मौलाना के लोग जब टेलीविज़न चैनल्स में आए हैं, मैंने उनको सुना है और उन्होंने यही कहा है कि ये PDM का जलसा नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा है। ये और बात है कि दावत सबको थी। अब से 3 दिन पहले मैं ARY के प्रोग्राम में था, मेरा ख्याल है बादामी साहब के साथ, और बादामी साहब जो हैं उन्होंने वहाँ पर लिया था किसी को JUF से, शायद राशिद साहब थे, कौन थे, राशिद सुमरो। उन्होंने कहा था कि मौलाना नहीं जाएंगे जी, राशिद सोमरो थे। तो राशिद सोमरो ने ये कहा था कि मौलाना वहाँ नहीं जाएंगे, उनको इनविटेशन ज़रूर है लेकिन वो नहीं जाएंगे। उसके बाद अगले दिन, वो प्रोग्राम रात के 11 बजे का प्रोग्राम था, उसके बाद अगले दिन दोपहर के करीब फिर आसिफ अली जरदारी साहब की खबर आई टेलीविज़न चैनल्स में कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ज़ाती तौर पर एक फ़ोन किया और मौलाना फजल रहमान को उन्होंने इन्वाइट किया। उसके बाद तवक्को यही थी कि चूँकि उन्होंने एक स्टेप लिया है, इनिशिएटिव लिया है, तो मौलाना वहाँ चले जाएंगे। लेकिन मौलाना शायद अभी भी वहाँ नहीं जा रहे, क्योंकि मुझे हतमी तौर पे नहीं पता इसका। अगर मौलाना नहीं जा रहे, साथ ही टिक्कर ये चल रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि JUF के जो लोग हैं वो सिंध के अंदर अपनी मर्ज़ी के लोगों के तबादले कराने के मुतालबे वगैरह जो हैं वो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब पीपल्स पार्टी और मौलाना जो हैं वो थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर जो है वो तनकीद का प्रोसेस कर रहे हैं। देखिए, इसकी स्ट्रेटिजिक हकीकत क्या है? इसकी स्ट्रेटिजिक हकीकत क्या है कि PDM के अंदर 3 पॉलिटिकल धड़े हैं। एक PMLN है, एक मौलाना है, और फिर एक सबसे बड़ा जो मौसर धड़ा हो सकता है, जो हुकूमत के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लेकिन मौलाना और मरियम और फिर PMLN के अंदर भी 2 धड़े हैं, जैसे आपकी बात से है कि वहाँ पर एक शहबाज शरीफ और हमज़ा का धड़ा है और एक मरियम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब का धड़ा है। तो
पीपल्स पार्टी एक ऐसा फैक्शन है पीडीएम के अंदर जो इस मौजूदा 2018 के बाद खड़े होने वाले निज़ाम हुकूमत जो है उसका वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। उनके पास पाकिस्तान के दूसरे सूबे की हुकूमत है, ये वो सूबा और वो शहर उनके पास है जहाँ से पाकिस्तान के टैक्सेस और रेवेन्यूज़ रेज़ होते हैं, तो उनकी बड़ी अहमियत है। और अब से चंद घंटे पहले तो चीफ मिनिस्टर सिंध ने ये वाजे कर दिया है बाकायदा एक स्टेटमेंट के ज़रिए, उन्होंने कहा कि हम ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे और हम सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। गुज़श्ता चंद दिनों से ये बात सामने आ रही थी कि पीपल्स पार्टी अप्लाई कर दिया है कि ज़िमनी इंतखाबात में, तो अब आपको एक क्लियर डाइवर्जेंस नज़र आ रही है कि मौलाना और मरियम एक डायरेक्शन में खड़े हैं और पीपल्स पार्टी एक दूसरी डायरेक्शन में खड़ी है। अब पीपल्स पार्टी ने लाहौर के जलसे को बहुत गौर से देखा है और उन्होंने देखा कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, क्योंकि वो पुरकशिश शख्सियत की मालिक हैं, नवाज़ शरीफ साहब को रिप्रेजेंट करती हैं, नवाज़ शरीफ साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीरें की हैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और डेमोक्रेसी के नाम पर, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो एनालिस्ट हैं उन्होंने ये देखा है कि लाहौर का जलसा, कहने को कुछ भी कहें टेलीविज़न पे बैठ के अपोजिशन के लीडरान, लेकिन उनको लगा है कि इंतज़ामी तौर पर मरियम नवाज़ साहिबा अपनी पॉपुलैरिटी को एक मैस गैदरिंग में स्ट्रक्चरली या लॉजिस्टिकली कन्वर्ट नहीं कर सकें। और जो हम तक फैक्ट्स पहुँचे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सोर्सेज से, पुलिस के सोर्सेज से, वहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशन थी हमारे अपने रिपोर्टर्स के सोर्सेज से, तो वो जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं वो तो कहते हैं कि 15,000 से कम वहाँ पे लोग थे। जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि 20,000 ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे। तो अब ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी ने इस चीज़ को गौर से देखा है कि मरियम नवाज़ और मौलाना जो हैं वो कोई बड़ा क्राउड ट्रांसलेट नहीं कर सके, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी अब ज़्यादा एहतियात से इस पूरी चीज़ को देख रही है। और जो इस वक्त रैलीज़ कर रही हैं मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और मौलाना सड़कों पे, उनका मकसद भी ये है कि वो पीपल्स पार्टी को और बाकी सारी अपोजिशन को और लोगों को और इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करवाएं कि हम एक फ़ाल, फंक्शनल, वाइबल पॉलिटिकल फोर्स हैं और आपको हमारे से बात करने की ज़रूरत है। सो ज्यूरी इज़ आउट। अभी तक नहीं हमें लग रहा कि कोई ऐसा इंप्रेशन वो क्रिएट कर पाएँ। वो चाहते हैं कि वो इंप्रेशन क्रिएट करें, उनको कोई डील मिले, लेकिन इंप्रेशन क्रिएट हो नहीं रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे 2-3 चीज़ें और भी जो तज्ज़ियाकार भी ऐड करते हैं, लोग की बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी ने अपना एडवांटेज, ये जो पीडीएम की मूवमेंट है, जो बेनिफिशरी है वो पीपल्स पार्टी है ना। नैब के केसेस में उनकी पेशरफ्त हो रही है, चीज़ें हो रही है। पहले इतना था कि पैसे होंगे, ओमनी ग्रुप होगा, जेल में होंगे, सब चीज़ें ना वो बैक बर्नर पर गई हैं। शिकस्त तो रीख हो रही है मुस्लिम लीग नवाज़ में, वहाँ पर भी आपने देखा गुजरावाला में अंसारी ब्रदर्स वो अलहदा हो गए, MPS की बात होती है, जनरल कादिर बलोच है, सनाउल्लाह जहरी है, बलोचिस्तान से वो चले गए, मौलाना की जमात में भी हो गई। तो ये क्या नया MMA बनेगा कि मौलाना मरियम अलायंस होगा और बाकी जमातें अपना अपना हिस्सा लेकर इस पर बाहर चली जाएंगी? देखिए, अलायंस तो शायद नहीं बनेगा। होगा ये कि जो लग रहा है हो रहा वो ये कि जो 2013 के इलेक्शन से 2018 तक की सारी सियासत है, इमरान खान के धरने, PTI का राइज़, उनका गवर्नमेंट ले लेना, पनामा के केस का आना, नवाज़ शरीफ साहब का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में उनको मुस्तफ़ी होना, उनको निकलना, और फिर PMLN की ताकत सेंटर से और पंजाब से जो है उसकी पावर उसके हाथ से निकल जाना, इस पूरे शिकस्त व रीख का जो प्रोसेस है पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, इसमें पीपल्स पार्टी की जो इलेक्टोरल और पॉलिटिकल हैसियत है उसमें तो कोई कमी हुई नहीं है। ठीक है, पीपल्स पार्टी ने एक आध सीट ज़्यादा ही ली है सिंध से नेशनल असेंबली की, और उन्होंने अपनी प्रोविंशियल असेंबली में भी पोजीशन को महफूज रखा है और सिंध की गवर्नमेंट भी उनके पास है, उनकी नेशनल असेंबली में भी प्रेजेंस है, वो सेनेट में भी अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़ाहिर है अपनी सीटें जो है वो वहाँ पे ले लेंगे। ठीक, अच्छा, अब फ़र्क पीपल्स पार्टी को क्या पड़ा है, वो क्यों है पीडीएम में? वो फ़र्क है ही इसलिए पीडीएम में कि जो करप्शन के केसेस हैं, जो फेक बैंक अकाउंट्स के केसेस हैं, जो सारा वो कहते हैं कि भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब उनकी जो हमशीरा हैं वो उन केसेस में, उनके रुफ़क़ा कार उन केसेस में फंसे हुए हैं, और वो केसेस एक्चुअली बड़े गंदे हैं। वो नवाज़ शरीफ साहब के मुकाबले में ज़्यादा गंदे हैं, इसलिए हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के केसेस बहुत पुराने हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कम है, उसमें डॉट कनेक्टिंग ज़्यादा है। ये वो केसेस हैं जहाँ पर क्लियर कट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ब्लैक एंड वाइट शक्ल में एग्जिस्ट करती है, बैंक अकाउंट्स थे, उनमें पैसे आए हैं, उनका ताल्लुक जो है वो इस्टेब्लिश होता है, यहाँ पर गवाहों की इतनी ज़रूरत नहीं है, मनी ट्रेल एग्जिस्ट करता है। सो पीपल्स पार्टी की जो सारी पार्टिसिपेशन है पीडीएम में, वो इसलिए है कि आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा जो हैं और उनके जो रुफ़क़ा कार हैं, उनको इन केसेस से रिलीफ मिले, निजात मिले। और रिलीफ ज़ाहिर है ब्लैक एंड वाइट शक्ल में नहीं मिलेगी, वो शेड्स ऑफ ग्रे की शक्ल में मिलेगी। तो मुझे ये लगता है एज एन एनालिस्ट कि आसिफ अली जरदारी को और उनकी हमशीरा को, रुफ़क़ा कार को रिलीफ मिल जाएगी। मरियम और मौलाना सड़क के किनारे अकेले रह जाएंगे, और जब मौलाना देखेंगे कि ये सूरत हाल हो गई है, वो भी कोई ना कोई चीज़ अपने लिए ले लेंगे। वो यूजली कोई ऐसी चीज़ ले लेंगे जिसमें से कोई फाइनेंशियल विंडफॉल हो। मरियम को कुछ नहीं मिलेगा। सो मरियम जो है वो तनहा रह जाएंगी, और PMLN के अंदर की भी लीडरशिप देख रही है, वहाँ पर फिर PMLN की फ्यूचर लीडरशिप का फैसला होगा। बिकॉज मरियम का जो नैरेटिव है फ्रैंकली स्पीकिंग वो चल ही नहीं सकता। उनका नैरेटिव में बड़ा बचपना है,
बड़ी बेसाख्तगी है, वो एक पुराना सा नैरेटिव है जो एक ज़माने में बिकता था। जो मैंने कुछ शुरू में बताया कि मगरबी ज़राए अबलाग का और हिंदुस्तान के ज़राए अबलाग का वो नैरेटिव बेचने की कोशिश कर रही हैं। इंडियन इस्टेब्लिशमेंट का या अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का ये नैरेटिव है और वो खित्ते के बदलते हुए हालात में वो बिक नहीं सकता। और गो मरियम हैं तो ऑलमोस्ट 50 बरस की होने को है, लेकिन जो उनका स्टाइल है बात करने का वो एक 19 बरस की खातून का है, एक बचपना सा उसके अंदर है, तो वो नैरेटिव चल नहीं पा सकता। अच्छा, ये आपने बात की। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, मैं गवर्नमेंट की बात करना चाह रहा हूँ। अपोजिशन का तो हमने अब थ्रेडबेयर एनालिसिस कर लिया। अब जो 1 पेज वाला एक था कि थीसिस था कि जी गवर्नमेंट और जो इस्टेब्लिशमेंट है एक पेज पे है, फौज और गवर्नमेंट है एक पेज पे। अब ये इमरान खान तवातुर के साथ ये कह रहे हैं कि अपोजिशन चाहती है कि आर्मी कू कर ले। ये कोई इशारा है, कोई बात है या कोई बेचैनी है कि ऐसा हो ना जाए? ये क्यों इतनी तवातुर से बात आ रही है? और फिर ये कि जो अपोजिशन का बयानिया है वो भारत का बयानिया है, जो EU डिसइंफो लैब है, जो चीज़ें वो कर रही थी अपोजिशन वो कर रही है। प्राइम मिनिस्टर क्यों इसका इतना पुश कर रहे हैं? और वो ये देखें, आज भी चकवाल में गए, मिलिट्री बेल्ट है, वहाँ पे भी कह के जी फ़ौज को कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, DG ISI का नाम ले रहे हैं, आर्मी चीफ का नाम ले रहे हैं। ये क्यों बयानिया इमरान खान की तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग आ रहा है बार बार? देखिए, एक तो पहली बात है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ लार्ज स्टेट, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खासा ज़्यादा बोलते हैं और हर दिन बोलते हैं और उस दिन में भी कई दफ़ा बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप एक टेलीविज़न एंकर होते हैं, ये एनालिस्ट होते हैं, तो आपके पास एक लाइसेंस होता है हर वक्त बोलने का। अगर एक टेलीविज़न पर्सनैलिटी भी दिन में 4, 5, 6 प्रोग्राम्स में जाए तो ज़ाहिर है वो अपनी उन्हीं बातों को दोहराएंगे बार बार। आप देख लें, जो लोग जाते हैं 4 प्रोग्राम्स में तो रोज़ वही बातें करते हैं बाय एंड लार्ज, बिकॉज उनकी थिंकिंग उसी किस्म की होती है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत ज़्यादा, उनका मीडिया एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है फॉर अ पर्सन ऑफ हिज लेवल एंड स्टैचर, बहुत ज़्यादा उनका मीडिया एक्सपोजर है। तो वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जब बोलते हैं तो बहुत सी टॉक ऐसी भी करते हैं जो, जैसे आपके सवाल में पिन्हा है, जो शायद उनको नहीं करनी चाहिए। अच्छा, हैविंग सेड दिस, वो जो कुछ कह रहे हैं वो बेसिकली रिएक्ट कर रहे हैं उसी सारे इनिशिएटिव और मूव की, जो स्ट्रेटेजिक मूव मरियम और मौलाना करना चाह रहे हैं और जिसका पीपल्स पार्टी हमने एनालाइज किया कि वाज़े तौर पे हिस्सा नहीं है। मरियम और नवाज शरीफ और मौलाना और महमूद खान अचज़ई का नैरेटिव है क्या? ये बेसिकली वही नैरेटिव है जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का, अमेरिकन और वेस्टर्न ज़राए इब्लाग का और हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव है कि पाकिस्तान के अंदर जेन्युइन डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर सब चीज़ों को फ़ौज कंट्रोल करती है और खत्ते के हालात और हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते, पाकिस्तान एक बेहतर डेमोक्रेटिक नेशन बन जाए अगर पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसको एक सिविलियन कंट्रोल और सुप्रीमेसी के अंदर जो है वो डाल दिया जाए। तो मरियम नवाज़ और मौलाना और महमूद खान अचज़ई इसी नैरेटिव को बहुत शिद्दत से पेडल कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक ज़माना था कि ये नैरेटिव जो है ये ज़्यादा आसानी से बिकता था। 2013, 14, 15 में इसकी ज़्यादा वैल्यू थी। अब आज इसकी वैल्यू जो है वो कम है और चूंकि वो नैरेटिव बार बार पेडल कर रहे हैं बहुत शार्प तरीके से, तो प्राइम मिनिस्टर उस नैरेटिव को ज़ायल करने के लिए इमरान खान जो है वो काउंटर उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखें ये क्या कर रहे हैं, ये खुल के अटैक कर रहे हैं। उन्होंने आज जनरल मुशर्रफ वर्सेस प्रेजेंट आर्मी चीफ को डिस्टिंग्विश किया कि जनरल मुशर्रफ बहरहाल पावर में थे, जनरल मुशर्रफ एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई हुई थी, वो सदर थे, वो बैठे हुए थे, एग्जेक्टिव थे, तो ये अटैक्स जो हैं ये फेयर नहीं। तो यहाँ पर एक एक्शन और रिएक्शन आप मुसलसल देख रहे हैं। तो चूंकि वो भी एक लेवल पे ले गई हैं, मरियम और मौलाना भी एक लेवल पे ले गए हैं अपने नैरेटिव को, और ये भी फिर एक काउंटर नैरेटिव उसके सामने आ रहा है। अब हम ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को जवाब नहीं देना चाहिए, ये एक आर्गुमेंट हो सकता है। चले डॉक्टर साहब, ये सारी सूरत हाल अब देखें जैसे जैसे होगी, जैसे जैसे जो कार्ड्स हैं ना अनरेवल होंगे, हम आपको दोबारा भी आपसे बात भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज्ज़ियाकार, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। हमेशा की तरह इंसाइसिव और प्रॉपर सियाक़ व सबाक़ के हवाले से चीज़ें समझाते भी हैं और एनालिसिस भी अपना देते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब आपके टाइम का। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। और अब प्रोग्राम में एक इंतहाई अहम इशू मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि कराची में केमाड़ी का जो इलाका है, KPT, जहाँ पे शिप्स भी आती हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, वहाँ पे पुरअसरार जहरीली गैस और लोगों को सांस में लेने में दुश्वारी और उसके बाद हलाकतें भी हो रही हैं। ये पहली दफ़ा हुआ फरवरी में और उस वक्त सोयाबीन का एक जहाज़ था जिसमें से डिस्चार्ज हो रहा था और बात हो रही थी। और जो आप कह लें कि शवाहिद थे वो पॉइंट आउट कर रहे थे कि सोयाबीन के जहाज़ में डिस्चार्ज में जब फ़ज़ा में ज़रात भी थे, लोगों को सांस में तकलीफ़ हो रही थी और उसमें 12 हलाकतें हुई।
अब ये चीज़ फिर रिपीट हो रही है। अब दिसंबर आ गया है, सोयाबीन का जहाज़ एक दफ़ा फिर है और किमाड़ी में लोगों में ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में रश पड़ा हुआ है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ है और इस दफ़ा फिर 4 हलाकतें हो गई हैं। इस सिलसिले में जो सिंध की जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है सीपा, उन्होंने केपीटी को ख़त लिखा कि फ़ज़ा में सोयाबीन के ज़रात हैं और ये जहाज़ का जो डिस्चार्ज का अमल है सोयाबीन का, इसको रोका जाए। ये बात जब फरवरी में हो गई थी, सारी चीज़ थी, हलाकतें भी हुई, उसके बाद अली जैदी भी मुतहरक हुए, वहाँ पे गए। अब सीपा का केपीटी को ख़त भी गया हुआ है, लेकिन ये अमल रुक रहा नहीं है। इंसानी जानों का जो ज़या हो रहा है उसका कौन ज़िम्मेदार है? क्या ये ऐसे ही जाएगा? और सोयाबीन इस दफ़ा जो जहाज़ आया है ये मिस्र से आया है और ये जो पहले भी था कि इसको बिन कासिम किया गया, अब ये दोबारा केपीटी में क्यों आ गया? सामने एक बड़ी आबादी है जहाँ पे ये जहाज़ बर्थ है, जहाँ पे लगन अंदाज है, वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। ये चीज़ें क्यों हो रही हैं तवातुर के साथ? सीपा के डायरेक्टिव को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? ये तमाम इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कराची और रिपोर्टर भी हैं काशिफ मुनीर साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं। काशिफ, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सर। काशिफ, इंसानी जानों का सवाल है। सोयाबीन ठीक है, हमने इंपोर्ट किए है, हमें ज़रूरत है, लेकिन ये इंसानी जानों से तो ना खेले। और ये कोई शवायद हुए हैं जो पहले भी हुआ था फरवरी, उसके बाद, और अभी इस पर क्या डेवलपमेंट है, क्या हो रहा है? जी, अगर अभी की आप डेवलपमेंट पूछें तो इस हवाले से सीपा ने जो है एक ख़त लिखा है चेयरमैन कमेटी के नाम और उस पर कहा है ये 24 तारीख को उन्होंने विज़िट किया है। मैं आपको जो जहाज़ आया है, इस जहाज़ का नाम है मेगा बेनिफिट और इसमें 67,000 टन जो है सोयाबीन जो है यहाँ पर उतारा जाना है। अभी तक तकरीबन 20,000 टन जो है वो सोयाबीन जो है वो ऑफलोड किया जा चुका है। यानी अब अंदाज़ा लगाएं कि 20,000 टन उतारा जा चुका है, 67,000 है और पूरे शहर में अगर आप देखें तब हर आदमी इस पे कह रहा है कि इतने मसाइल हैं, इसको फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद किया जाए। सिंध एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने ख़त लिखा है चेयरमैन कमेटी को कि इसकी जो कार्गो हैंडलिंग है, जो ऑफलोड किया जा रहा है, इसको फौरी तौर पर रोका जाए। 24 तारीख की रात को ये ख़त लिखा गया है। उससे पहले होता ये है कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं, ये 17 तारीख को जहाज़ कराची पोर्ट पर जो है वो लंगर अंदाज होता है। उसके बाद सैकड़ों की तादाद में जो लोग, दर्जनों की तादाद में लोग जो हैं वो जो मुकामी अस्पताल है ज़ियाउद्दीन का, वहाँ जाते हैं, सांस में तकलीफ़ की शिकायत देते हैं और 4 अफराद इसमें जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। आपको फवाद साहब याद होगा कि फरवरी के महीने में भी इसी तरह का वाक़या हुआ था। हरक्यूलिस जहाज़ आया था और उसमें 12 अमवात हुई थी और बड़ी तादाद में जो लोग थे वो सांस की तकलीफ़ के बायस जो है वो ज़ियाउद्दीन अस्पताल गए थे। उस वक़्त तो फौरी तौर पर उस जहाज़ को पूरा उसका डिस्चार्ज का अमल मुकम्मल नहीं किया था, पोर्ट कासिम मुंतकिल कर दिया गया था। फरवरी से लेकर आज तक ये चौथा जहाज़ आया है कराची पोर्ट पर। 3 जहाज़ पहले आए, लेकिन अब जो सूरत हाल है इस जहाज़ के बाद बड़ी तादाद में वहाँ पर लोगों को सांस की तकलीफ की शिकायत हो रही है। और हम नहीं कह रहे, सीपा यानी सिंध का जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी वो कह रहे हैं, लेकिन ये सोयाबीन कोई अनहोनी बात तो नहीं है ना? पूरी दुनिया में सोयाबीन इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है, वहाँ पे इस तरह के वाकयात क्यों नहीं रोनमा होते? ये केपीटी और ख़ासकर केमाड़ी के इलाके में यहाँ पे क्यों हो रहे हैं? क्या हमारी हैंडलिंग ठीक नहीं है? प्रॉब्लम है क्या? इशू क्या है? अगर आप दुनिया भर की बात करें तो जो हमारा जहां पर ये सोयाबीन निकाला जा रहा है, इस बर्थ या बर्थ नंबर 12 और 11 के बिल्कुल सामने किमाड़ी की आबादी है। यानी अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो बीच में सिर्फ एक डबल रोड है, एक पुल है और उसके बाद सिर्फ आपको आबादी नज़र आएगी। तो जब ये डिस्चार्ज का अमल हो रहा होता है, ऑफलोडिंग हो रही होती है, तो बड़ी तादाद में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो पूरे इलाके में फैल जाते हैं। इस हवाले से जब लास्ट सूरत हाल थी कि बताया गया कि वहाँ पर जो है वो लोगों को, वहाँ पर काम करने वालों को कुछ नहीं हुआ, यकीनी तौर पर कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हवा में रहते हैं और हवा में जाके आबादी की तरफ जा रहे हैं। तो इस हवाले से अगर जो सिंध एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने ख़त लिखा बंद करो, और इन्होंने केपीटी ने तमाम जो अहकामात हैं उसको मुस्तरद कर दिया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त भी डिस्चार्जमेंट का अमल जारी है। मेरी आज केपीटी के अंदर ज़राए से बात हुई तो जो विफाकी वज़ीर अली जैदी हैं उन्होंने आज जो है वो केपीटी हेड ऑफिस का दौरा भी किया है। उस दौरे के बाद भी अगर ये डिस्चार्जमेंट का अमल जारी है और केपीटी इस बात को सुनने को तैयार नहीं है कि लोगों की जानों को खतरा है, तो जो इतनी बड़ी आबादी वहाँ रहती है, कितने लोगों को अस्पताल पहुंचाना है कि जिसके बाद इस डिस्चार्जमेंट का अमल रुकेगा और इसको जो है वो पोर्ट कासिम मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि पोर्ट कासिम के करीब आपको इतनी आबादी दिखाई नहीं देती। कराची पोर्ट के करीब जितनी आबादी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका कहना यह है कि यहाँ पर जो लोग, जिनको सांस की पहले ही परेशानी है, इस हैंडलिंग के बाद उनके लिए ज़िंदगी और मुश्किल होता उनको दिखाई दे रही है। जी अच्छा काशिफ, अब इसमें है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं?
जो पहले 12 जाने हुई हैं यहाँ पे, अब ये फिर 4 जाने हैं, इनका हिसाब किस खाते में होगा? ये वही वफाक और सिंध की लड़ाई होगी, उसमें इंसानी जानों की किसी को परवाह नहीं है। इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, देखें और वंस एंड फॉर ऑल इसको डिसाइड करें। अगर ये रिस्पॉन्सिबल है, ये जो इम्पोर्ट है, तो इसको करें। और क्यों यहाँ पे करते हैं? जब आपके पास पोर्ट कासिम में अल्टरनेटिव है तो यहाँ पे ना करें। और ये हमेशा कोइंसिडेंस कि जब भी सोयाबीन का जहाज़ आता है तभी ये चीज़ें होती हैं, तभी लोगों को शिकायत होती हैं, जहरीले गैस और फिर अमवात होती हैं, कि इंसानी जान की कदर करनी चाहिए। तो इसमें जो सिंध के वज़ीर हैं मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बात है सीपा की भी है। इसको क्यों नहीं, फिर इसको अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है? इस पर सिंध हुकूमत क्यों नहीं करवाती इस पर अमल दरामद? जी, गुज़श्ता रोज़ मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमारे एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि ये जो अभी भी आपके अहकामात के बाद, यानी आप खुद जो हैं वज़ीर हैं, आपकी सिंध एनवायरनमेंट यानी माहौलियात के वज़ीर हैं, आपकी वजारत से एक लेटर जाता है, तो उन्होंने बोला कि मैं उम्मीद करता हूं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का इजहार करेंगे। यहाँ मैं आपको बताऊं, ये जान छुड़ाने वाला काम किया है। सीपा ने एक लेटर जारी कर दिया है और लेटर जारी करने के बाद वो भी खामोशी से बैठ गए हैं। ठीक है, वो डिस्चार्ज का अमल होता रहे, ऑफ लोडिंग होती रहे। कल को अगर यहाँ पर अल्लाह ना करे मजीद इस तरह की सूरत हाल होती है, हंगामी सूरत हाल होती है, तो सिंध हुकूमत ये कहेगी देखें हमने तो लेटर जारी कर दिया था, हमने तो कह दिया था, हमने तो दौरा कर दिया था। जहाँ तक केपीटी की सूरत हाल है, वो भी टकराव की सूरत हाल आपको दिखाई देती है। वो कहती है कि सीपा कौन होती है हमें अहकामात देने वाली, हम विफाकी इदारे हैं, सूबाई हुकूमत का इदारा जो है वो हमें अहकामात नहीं जारी कर सकते। तो इस वक्त एक लड़ाई की एक कोऑर्डिनेशन ना होने की सूरत हाल है। और जिसका सारा का सारा अगर सूरत हाल आप देखें तो कराची और किमाड़ी के अवाम को उठाना पड़ रहा है। सिंध हुकूमत ने लेटर जारी करके अपनी जान छुड़ा ली है। केपीटी कहती है हम इनकी अहकामात मानेंगे नहीं। और आखिर में आप देखिएगा अभी भी 20,000 जो टन है वो निकाला जा चुका है और 67,000 टन है। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले 8 से 10 रोज़ तक ये मजीद सोयाबीन निकलेगा और पता नहीं कितने लोग मजीद अब अस्पतालों को जाएंगे। जी काशिफ, इस पे नज़र रखें, हम भी नज़र रखेंगे इस चीज़ पे, और इसको सेटल होना चाहिए वंस एंड फॉर ऑल कि क्या सोयाबीन इस पर है या नहीं, तहकीक करें। अगर है तो जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ एक्शन ले, नहीं है तो उसको भी क्लैरिफाई करें कि नहीं है। अब सोयाबीन जो पाकिस्तान में इम्पोर्ट होता है या मुख्तलिफ इसके इस्तेमाल हैं, जो एनिमल जो आपकी फीड है उस पर भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा होता है। पाकिस्तान मेजर तादाद में बाहर से इम्पोर्ट करता है, US से बहुत बड़ा इसका एक्सपोर्टर है। अभी जो जहाज़ आए ये मिस्र से आए। इस सारे इशू को देखना चाहिए और इंसानी जान की वैल्यू होनी चाहिए। अगर सिंध की जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है अगर ब्लेम कर रही है तो उनको भी देखना चाहिए, अगर वो गलत कर रहे हैं तब भी उनको कोई कहे तो गलत है। ये ऐसी चीज़ बीच पे नहीं रहनी चाहिए और हम भी इसको फॉलो अप रखेंगे, इस पर नज़र रखेंगे। काशिफ, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर कुछ पाकिस्तान की ज़राअत के बारे में भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अब हम कुछ बात करेंगे ज़राअत की। पाकिस्तान की मईशत में बारहा इसको इयादा किया जाता है इस बात का कि ज़राअत की बहुत अहमियत है, लेकिन जो हमारे इक़दामात हैं वो इसके बरखिलाफ़ हैं। एक ऐलान हुआ था कि किसानों को DAP डायमोनियम फॉस्फेट जो खाद है उसकी फ़ी बोरी 1,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी और ये 4,000 बोरी है, 3,000 बोरी देना था, 1,000 की सब्सिडी थी। इसमें वफाक ने 700 रुपये और 300 रुपये सूबाई हुकूमतों ने देने थे। अब वफाकी वजारत ख़जाने की तरफ से माजरत के बाद अब ये सब्सिडी वापस हो गई है। जो DAP है डायमोनियम फॉस्फेट, ये पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और ये गंदम, मकई और गन्ने की फसल में इस्तेमाल होती है। अब ये सब्सिडी वापस लेने के बाद किसानों को इसका दोबारा से बार बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या इम्पैक्ट आएगा, ये गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करें सैयद महमूद बुखारी साहब, चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बुखारी साहब, ये जो DAP की कीमत में इन्होंने कहा जो सब्सिडी देनी थी, जब ये वापस ली है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा किसानों पे? तो आज पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा किसानों के मसाइल और ज़राअत के हवाले से जो है वो बात करते रहते हैं। ये जो अभी इशू आया है, आप ये देखें कि जून के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग की और उसमें ये कहा कि ज़राअत के लिए हम काम करेंगे और उसी सिलसिले में जून में उन्होंने ये किया कि DAP जिसकी कीमत 4,000 रुपये थी, तो किसानों के फ़ायदे के लिए उन्होंने कहा कि 1,000 रुपये की जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट देगी, जिसमें 700 रुपये वफाकी हुकूमत देगी और 100 रुपये अपने 300 रुपये पंजाब हुकूमत देगी। लेकिन आप ये देखें कि इंतहाई एक जुल्म और ज़्यादती की बात है कि जबकि आपका मुल्क जो है वो इतने बहरान में से गुजर रहा है और अनाज की इतनी कमी आपने पिछले दिनों में
देखी और उसके रेट्स किस तरह से हाई हुए, और आपने देखा कि पूरा मुल्क उसका जो है वो परेशानी का शिकार हुआ। लोग महंगी गंदम, महंगी चीनी लेने पे मजबूर हुए। तो आप ये देखें कि जून से लेके अब ये दिसंबर आ गया और अभी तक वो जो है वो ब्यूरोक्रेसी है या जो पॉलिसी मेकर हैं उन्होंने इस पे कोई काम नहीं किया। और अब ये खबर आई है कि जनाब वो सिरे से वो जो अमरात किसानों को देने के लिए कहा गया था डीएपी खाद के अंदर, वो यकसर जो है वो मनसूख कर दिया गया है। और अंदर खाते जो है बाकी जो जितने भी शोबाजात हैं जो ऐलान प्राइम मिनिस्टर ने किया था वो उनको मरात मिल चुकी हैं, चाहे वो सनत का शोबा हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का शोबा हो, और जो दीगर शोबे जो हैं वो कोरोना की वजह से इन्होंने ऐलान किया था हुकूमत ने, तो वो जो है उनको इमदाद मिल गई। लेकिन किसान जो है वो बेचारा दरबदर फिर रहा है। अच्छा बुखारी साहब, ये जो अगर हमने ये कर दिया, जो डीएपी अभी हमने सब्सिडी वापस ले ली है, इसका असर क्या होगा किसानों पर? गंदम की फसल है या जितनी फसलें भी हैं, डीएपी का एक अहम किरदार होता है, अहम रोल होता है। मैं आपको बता दूं कि ये मुशर्रफ दौर की बात आपसे शेयर कर रहा हूं कि उस वक्त भी डीएपी की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने सब्सिडी दे के ये 2200 रुपए में जो है वो किसानों को फ्राहम की, जिसकी वजह से आपने देखा कि कोई बहरान जो है वो गंदम का नहीं आया, या बाकी जो फसलें थी वो भी जो है वो उस पे ऊपर जो है वो कंट्रोल रहा। लेकिन अब इस सूरत हाल से गंदम की फसल मुतासर होगी। किसान के पास इतनी जो है वो फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है कि ये खाद वो पूरी डालेगा, खाद वो में कमी करेगा। जाहिर है उसके पास इतना सरमाया नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी फसल जो है उसमें कमी आएगी। ये फिर बाहर से जो है वो लेने पे मजबूर होंगे, बाहर ये ज़र मुबादला खर्च करेंगे, बाहर के लोगों को सब्सिडी देंगे जिस तरह हालिया इन्होंने दी है, लेकिन अपने किसान को ये कोई फायदा देने के लिए तैयार नहीं है। ये जितनी हुकूमतें हैं ये किसान दुश्मन पॉलिसियां ही बनाती हैं और किसानों को कभी ये मराद नहीं देती। बुखारी साहब, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट इशू है जो आपने रेज़ किया कि जो सब्सिडी है किसानों को दे दें ताकि बाहर वालों को ना दें, गंदम आपको बाहर से लेकर आनी पड़ेगी। इंतहाई अहम इशू। आज डीएपी के हवाले से हम बात करेंगे। आपसे मैंने तफसीलन भी बात करनी है ज़राअत के तमाम शोबों के हवाले से। ये तो बात थी ज़राअत की, लेकिन पाकिस्तान में चैलेंजेस का सामना हमें हर शोबे में है। इंसान तो क्या, बेज़ुबान जानवरों के साथ जो सलूक है वो भी आलमी मीडिया में हमें सामना करना पड़ा। तनकीद का भी कावन हाथी का मामला था जिसके साथ जो इस्लामाबाद जो हमारा मरकज़ी दारुल हुकूमत है जो सलूक हुआ, और अब कंबोडिया में जो उसकी हालत है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी तरह जो रीच थे हमें उर्दन भेजने पड़े। अब एक और स्टोरी आज आ गई है कि भावलपुर में 7 नायाब नस्ल के जो हिरन थे वो अब हलाक हो गए हैं। अब मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि जहरीला चारा इनको दिया गया है। अब बेज़ुबान जानवरों के साथ जब ये सलूक है, अब ये बड़े सीरियस सवालात हैं कि ये किस हम नहज पे जा रहे हैं और क्या हम कर रहे हैं। अब 20 के करीब जो हिरन है उनकी हालत ख़राब है। अब वही होगा, इंक्वायरी होगी, बोर्ड बैठेगा। अब क्या इन हिरनों को भी किसी और मुल्क में हमें भेजना पड़ेगा? तो ये बड़े सीरियस सवाल हैं जिनको हमें एड्रेस करना होगा। आज के इनसाइट में इतना ही। कल मज़ीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।